Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 typography and computer application. आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 करेस्पॉन्डेंस को वन शॉट फॉर्म में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने सिलेबस वीडियो में सिलेबस, बुक्स, स्टडी मटेरियल हर चीज़ का डिस्कशन किया है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तो आप सिलेबस वीडियो चेक कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम करेस्पॉन्डेंस के बारे में समझेंगे, क्या होता है करेस्पॉन्डेंस एंड उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंस को डिटेल में समझेंगे, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे एंड देन ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं करेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है। तो देखिए, करेस्पॉन्डेंस का सिंपल टर्म्स में मीनिंग है कम्युनिकेशन एंड ये कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली फॉर्मल पर्पस के लिए होता है। जैसे अगर किसी बिजनेस में कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए कम्युनिकेशन हो रहा है, तब हम उसे करेस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस बेसिकली लेटर हो सकता है, मेमो हो सकता है। इसका मतलब है कि करेस्पॉन्डेंस वो मीडियम है जिसके थ्रू हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। कौन सा फॉर्मल कम्युनिकेशन? बिजनेस के लिए या फिर ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो यहाँ पर जब भी हमसे करेस्पॉन्डेंस के बारे में पूछा जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कौन सा कम्युनिकेशन? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन लाइक बिजनेस और फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। एंड ये किस फॉर्म में होता है? जनरली ये रिटन फॉर्म में ही होता था, बट क्योंकि आजकल हम जानते हैं हर चीज़ डिजिटल हो गई है एंड ऐसे में जो हमारा कम्युनिकेशन है वो भी डिजिटल फॉर्म में होने लगा है। अब हम जनरली क्या प्रेफर करते हैं, अगर हमें कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना भी है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम एक ईमेल सेंड कर दें, इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट। अब हम लेटर को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं जितना हम ईमेल को देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम बता सकते हैं कि रिटन एंड डिजिटल फॉर्म दोनों यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। ओके, एंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही पार्टीज हो, उससे ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं। जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, जब आपको मेल भेजा जाता है तो साथ ही वो कुछ और रेसिपिएंट्स को भी फॉरवर्ड किया जाता है। आप सिर्फ एक रिसीवर नहीं होते हैं जिसको वो मेल मिला है, वो और कई मल्टीपल रिसीवर्स तक पहुंचा है। तो इसलिए यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो दो या उससे ज्यादा पार्टीज के बीच में होती है। ओके, करेस्पॉन्डेंस अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे लेटर्स, मेमो, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, फैक्स मैसेजेस, वॉइस मेल, नोट्स। इस तरह के अलग अलग फॉर्मेट्स में करेस्पॉन्डेंस हो सकता है। एक बिजनेस में अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन के लिए हम करेस्पॉन्डेंस यूज करते हैं एंड मोस्टली जो प्रेफर किया जाता है वो होता है लेटर। यहाँ पर अलग अलग टाइप के लेटर लिखे जाते हैं। अगर आपको बिजनेस इंक्वायरी करनी है, आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या फिर आपको किसी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करना है, देन हो सकता है आपने ऑर्डर ऑलरेडी सेंड कर दिया है, अब आपको मनी कलेक्शन के लिए बोलना है। देन कंप्लेंट्स मींस हो सकता है कि जो आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है उसमें प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, तो उसके लिए आप कंप्लेंट के लिए लेटर लिख सकते हैं। एंड अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं या फिर इवन कभी कभी अच्छे फॉर्मल रिलेशंस बनाए रखने के लिए भी हम लेटर लिखते हैं। तो इस तरह के अलग अलग बिजनेस लेटर्स यहाँ पर लिखने होते हैं। एक अच्छे बिजनेस लेटर में 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करना ज़रूरी है। ये टॉपिक हमने क्लास 11 कम्युनिकेशन स्किल्स में भी पढ़ा था, जब हमने बात की थी कि एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर जब हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो सामने वाले को हमारा पर्पस प्रॉपर्ली समझ में आ पाए, जो भी हम कहना चाहते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो उन्हें प्रॉपर्ली समझ में आ जाए, इसके लिए हमें ये 7 C's फॉलो करने होंगे। सबसे पहले क्लैरिटी मीन्स आपको क्लियरली अपना पर्पस रिफ्लेक्ट करना है कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हैं। देन कंप्लीटनेस मीन्स आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहां पर देनी है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। देन कंसाइजनेस मीन्स टू द पॉइंट बात कहेंगे, घुमा फिरा कर एक ही बात नहीं कहनी है, आपको जितना ब्रीफ
सकता है उतना ब्रीफ वे में आप अपनी बात कहेंगे। देन कंसिडरेशन मीन्स आपको पूरे प्रॉपर फ्लो में वो लेटर लिखना है, एंड ऐसा नहीं है कि पहले आपने कुछ और लिखा फिर जो दूसरी लाइन है वो पहली लाइन से कनेक्टेड ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है, कोई फ्लो ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे प्रॉपर फ्लो में उस लेटर को लिखना है। देन करेक्टनेस मीन्स आपको सिर्फ सही इंफॉर्मेशन देनी है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं होनी चाहिए। एंड आपको कोर्टियस रहना है, मीन्स आपको पोलाइट वे में, उस पोलाइट टोन में आपको उस लेटर को लिखना है। एंड कंसंट्रेशन मीन्स आपका पूरा फोकस उसी टॉपिक पर होना चाहिए, मतलब लेटर में जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट पर आप वो लेटर लिख रहे हैं उसी टॉपिक पर आप कंसंट्रेशन बनाए रखें, फोकस बनाए रखें, उससे डेविएट ना हो। ओके, सो एक अच्छे बिजनेस लेटर में आपको ये सभी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करने हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट बिजनेस करेस्पॉन्डेंस इन डिटेल। अब देखिए, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस मतलब बिजनेस में बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन हो सकता है कि सेम बिजनेस में हो, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलग अलग एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूटिव्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन को, ऐसे करेस्पॉन्डेंस को हम कहते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ही बिजनेस के अंदर है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ओके, देन दूसरा टाइप होता है B2B। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कम्युनिकेट करेगा फॉर बिजनेस पर्पस। मतलब यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है एंड ये कंपनी उसे परचेज करती है, तो इस केस में ये दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये कुछ परचेज करके कोई अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं न्यू, तो इन्होंने कोई न्यू प्रोडक्ट बनाया है, अब ये न्यू प्रोडक्ट किसको सेल कर रहे हैं, इस कंपनी को, तो ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अलग अलग बिजनेस भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो होता है B2B करेस्पॉन्डेंस। देन थर्ड टाइप होता है जहां पर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है कि बिजनेस कस्टमर से इंटरेक्ट करें, लाइक आपसे कोई सेल्स पर्सन कॉल करके कहता है कि मैम सर आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे बताते हैं कि नहीं, हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली जो कॉन्टैक्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, वो बिजनेस ने कस्टमर को कॉन्टैक्ट किया, राइट। तो वो है B2C करेस्पॉन्डेंस। देन यहाँ पर C2B में क्या होगा, जो कस्टमर है वो बिजनेस को रीच आउट करेगा, लाइक आपको प्रोडक्ट के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कस्टमर केयर में फोन करते हैं, तो इसका मतलब आप एज अ कस्टमर किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिजनेस के साथ। तो यहाँ पर ये करेस्पॉन्डेंस है C2B। ओके, एंड ऑफ कोर्सली मॉडर्न टाइम्स में ये ई करेस्पॉन्डेंस बहुत पॉपुलर है। ई करेस्पॉन्डेंस का मतलब है जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, लाइक हम ईमेल सेंड करते हैं, तो ईमेल क्या है, वो भी ई करेस्पॉन्डेंस का ही पार्ट है। ओके, सो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, सो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस इन ऑल हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी रिटन और डिजिटल फॉर्मेट। मतलब यहाँ पर हम रिटन और डिजिटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले तो रिटन ही पॉपुलर था, बट जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, सो ये नेसेसरी है कि हम अपने बिजनेस में भी डिजिटल फॉर्मेट यूज करें, तो इसलिए हम अब डिजिटल फॉर्मेट में भी करेस्पॉन्डेंस करते हैं। ठीक है, सो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस यूजुअली लेटर हेड पर किया जाता है। लेटर हेड क्या है, लेटर हेड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, और जब भी आप कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो लेटर हेड पर करते हैं ताकि ये इंडिकेट हो कि ये इस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड है एंड ये ऑथेंटिक है, उस चीज़ को, ऑथेंटिसिटी को भी वेरीफाई करता है। सो हमें प्रेफरेबली यही यूज़ करना चाहिए, बट कई बार हम ये यूज़ नहीं भी करते, कुछ केसेस होते हैं, बट यूजुअल केसेस में हमें लेटर हेड ही यूज़ करना चाहिए बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के लिए। एंड अगर हम बात करें कि हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंस कर क्यों रहे हैं, ऑफ कोर्सली हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो, उसमें इंक्रीमेंट हो, इसलिए कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बट ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है बिजनेस लेटर को लिखने का कि हम उसके थ्रू अपना बिजनेस इंक्रीज कर पाएं, एंड या फिर जहां पर भी हम काम कर रहे हैं हम उस कंपनी को और ज़्यादा बिजनेस प्रोवाइड कर पाएं। तो इसलिए यहाँ पर जब भी हम बिजनेस लेटर लिखते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम उसे बहुत ज़्यादा
केयर एक्यूरेसी के साथ लिखें, क्योंकि अगर हमने कहीं भी कोई गलती की, मिस्टेक की, तो उसकी वजह से बिजनेस को अफेक्ट होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत ही ध्यान से टाइप करें, हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो, कोई भी चीज़ गलत ना हो, एंड उसका जो अपीयरेंस का वे है वो भी एक अच्छा वे होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लिख तो दिया है, ना ही आपने उसे प्रॉपरली उसकी फॉर्मेटिंग की, ना ही उसे एक ऐसे वे में अरेंज किया कि वो प्रॉपरली पढ़ा जा सके। तो उस केस में क्या होगा, आपका लेटर इतना प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो पाएगा एंड उसका भी इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस कम्युनिकेशन पर। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बिजनेस लेटर लिखें तो उसे बहुत ध्यान से लिखें, कोई भी मिस्टेक ना करें, सभी सही फैक्ट्स उसमें होने चाहिए और उसका अपीयरेंस बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, आपको उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये बताइए, क्या आपने आज तक कभी कोई लेटर लिखा है? ऑफकोर्सली यहाँ पर हम पर्सनल लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन लेटर्स की जो आपको सब्जेक्ट में लिखाए जाते हैं। लाइक अगर आपके पास इंग्लिश, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं तो आपने लेटर्स तो लिखे ही होंगे, राइट? तो आपको स्पेसिफिकली कौन सा स्टाइल फॉलो करने को कहा गया? लाइक कोई स्पेसिफिक नेम था स्टाइल का? नहीं, आपको स्टाइल बताया गया। लाइक आपके टीचर ने बताया कि आपको चीज़ें लेफ्ट अलाइन लिखनी है या फिर आपको चीज़ें सेंटर में लिखनी है, कौन सी चीज़ सेंटर में लिखनी है और कौन सी चीज़ लेफ्ट में लिखनी है। तो इस तरह से आपके टीचर ने आपको स्टाइल सिखाया है। उसी तरह से जब हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंस करते हैं तो बिजनेस लेटर को कैसे लिखना है उसके लिए भी स्पेसिफिक स्टाइल होते हैं। और हम कौन सा स्टाइल यूज़ करें, ये सबसे पहले तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा। मींस हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, वहाँ पर कौन सा फॉर्मेट यूज़ होता है, हम वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। बट अगर वहाँ पर कोई फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करें, मतलब कौन सा स्टाइल यूज़ करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 कॉमन स्टाइल हैं जो स्टैंडर्ड बन चुके हैं एंड इन्हीं को जनरली यूज़ किया जाता है बिजनेस लेटर्स लिखने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी और स्टाइल में नहीं लिख सकते हैं, बट वो कॉमन स्टाइल नहीं है। तो जो कॉमन 3 स्टाइल्स हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के लिए। सो द फर्स्ट वन इज इंडेंटेड स्टाइल, देन नेक्स्ट इज ब्लॉक स्टाइल या फिर इसे हम फुल्ली ब्लॉक स्टाइल भी कहते हैं, एंड देन नेक्स्ट इज सेमी ब्लॉक स्टाइल। तो तीनों के बारे में अब हम डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो यहाँ पर हमने तीनों स्टाइल्स को एक साथ कंपेयर किया है। इसके हेल्प से आप इजीली याद रख पाएंगे कि कौन से स्टाइल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इंडेंटेड स्टाइल की तो यहाँ पर कंपनी नेम को हमने लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा है, और अगर हम बात करें ब्लॉक एंड सेमी ब्लॉक स्टाइल की तो यहाँ पर सेंटर अलाइंड है कंपनी का नेम। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इंडेंटेड स्टाइल में हमने डेट को राइट साइड में लिखा है एंड सेमी ब्लॉक स्टाइल में भी हमने राइट साइड में लिखा है, बट जो ब्लॉक स्टाइल है यहाँ पर हमने डेट को लेफ्ट अलाइनमेंट में रखा है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस ये है, जब हमने इंडेंटेड स्टाइल यूज़ किया तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को लेफ्ट अलाइन नहीं रखेंगे, उसमें थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, इस तरह से मार्जिन स्पेस देना है एंड तब हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं। इसी तरह से सेमी ब्लॉक स्टाइल में भी हमने लेफ्ट अलाइन नहीं लिखा है, थोड़ा सा स्पेस दिया है, ठीक है। सेंटर में नहीं है ये, बस थोड़ा सा स्पेस दिया है हमने, मार्जिन स्पेस, ठीक है। इसके बाद जो ब्लॉक स्टाइल है यहाँ पर सब्जेक्ट लेफ्ट अलाइंड है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सैल्यूटेशन है वो तो सभी में लेफ्ट अलाइंड ही होगा। डिफरेंस है उसके बाद डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जब हम इंडेंटेड स्टाइल की बात करेंगे तो हमें हर एक पैराग्राफ को इतना स्पेस लीव करने के बाद ही स्टार्ट करना है, मतलब डायरेक्टली लेफ्ट अलाइनमेंट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट अलाइन नहीं रख रहे हैं पैराग्राफ को, हम उसकी जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट वर्ड है, उसको थोड़ा सा स्पेस देकर ही लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ब्लॉक स्टाइल है, सेमी ब्लॉक स्टाइल है, इसमें हर एक पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइंड ही रखना है, ओके। फिर इसके बाद अगेन एक और डिफरेंस है, जब हम इंडेंटेड स्टाइल लिखते हैं तो यहाँ पर जो क्लोजिंग पार्ट है वो हमने कहाँ पर लिखा है, राइट साइड में, एंड सिमिलरली इन द सेमी ब्लॉक स्टाइल हमने राइट साइड में ही लिखा है ये पार्ट, एंड ब्लॉक स्टाइल में हमने लिखा है लेफ्ट अलाइनमेंट में, ठीक है। तो ये सभी मेजर डिफरेंस थे। अब इस इमेज की हेल्प से आप याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है। तो जब वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी तो आप उसको थियोरेटिकल वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड अगर लिखने को आता है तो आप उसे लिख भी सकते हैं, ओके।
अब सबसे पहले बात करते हैं इंडेंटेड स्टाइल के बारे में। ये ओल्डेस्ट स्टाइल माना जाता है लेटर्स लिखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा इंडेंटेड का मतलब क्या है। तो देखिए, अगर सपोज करते हैं कि ये पेपर है और यहाँ पर हम लेटर लिख रहे हैं, लेटर की जो बॉडी है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो बॉडी में हमने जो भी लिखना स्टार्ट किया, अगर हम एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा स्पेस देकर, सपोज करते हैं इतना स्पेस हमने लीव किया और फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, इस तरह से लिखा। अब क्योंकि ये पैराग्राफ है तो इसमें जो भी लाइन है वो नेक्स्ट में कंटिन्यू हो रही है, तो अब नेक्स्ट लाइन तो यहीं से आएगी, वो ऑब्वियस है। बट जो स्टार्टिंग थी हम उसकी बात कर रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग में हमने ये स्पेस लीव किया है, इसी चीज को हमने कहा है इंडेंटेशन। मतलब हम लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन लीव करते हुए और फिर पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट जो पैराग्राफ की रिमेनिंग लाइंस होंगी वो ऑफकोर्सली लेफ्ट मार्जिन से ही स्टार्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि वो तो एक ही पैराग्राफ चल रहा है ना, इसलिए। बट जैसे ही हम न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, सपोज करते हैं यहाँ पर हम न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उस चीज को अगेन थोड़ा सा इंडेंटेशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसकी कंटिन्यू होगी नेक्स्ट लाइन, तो उसको हम अगेन लेफ्ट मार्जिन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। यहाँ पर हम 5 या 7 स्पेसेस का मार्जिन यूज करते हैं जो हम इंडेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो हेयर इज द स्पेसिमेन ऑफ द इंडेंटेड स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने अभी कंपेयर किया था तीनों स्टाइल्स को। सो यहाँ पर आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लियर इमेज गिवन है। एंड आप यहाँ पर क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, सबसे पहला यहाँ पर जो कंपनी नेम होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है। देन जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपको इंडेंटेशन यूज करना है। देन जब आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे वहाँ पर भी आपको इंडेंटेशन यूज करना है, ओके। इसके बाद जो क्लोजिंग पार्ट है वो आप राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। एंड यस, वन मोर थिंग, यहाँ पर आप डेट को भी राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। एंड बाकी सभी चीजें क्योंकि सभी में कॉमन है इसलिए वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हर एक स्टाइल में यूनिक क्या है, ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो उस स्टाइल को यूनिक बनाती है, ठीक है। तो वो फीचर्स आपको हर एक स्टाइल के लिए पता होने चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट इज ब्लॉक स्टाइल और फुली ब्लॉक्ड स्टाइल। ये स्टाइल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है तीनों स्टाइल्स में से। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम इस स्टाइल में बिजनेस करेस्पॉन्डेंस लिखते हैं तो वो बहुत फॉर्मल दिखता है, बिजनेस लाइक लुक होता है उसका, इसलिए हम सबसे ज़्यादा इसी को प्रेफर करते हैं। इसे अमेरिकन स्टाइल भी कहते हैं। अब समझते हैं कि इस स्टाइल में हमें एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, कैसा स्टाइल होगा ब्लॉक स्टाइल। सो यहाँ पर आपको हर चीज़ लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करनी है, मतलब आपको कोई भी इंडेंटेशन नहीं देना है। जब हमने इंडेंटेड स्टाइल की बात की थी तो वहाँ पर इंडेंटेशन देना था, बट यहाँ पर ब्लॉक स्टाइल में आपको कोई इंडेंटेशन नहीं देना, आपको हर चीज़ लेफ्ट मार्जिन से ही शुरू करनी है। न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो भी आपको लेफ्ट मार्जिन से ही स्टार्ट करना है। और अगर इस टाइप से अगर हम लिखेंगे तो क्योंकि 2 पैराग्राफ्स लिख रहे हैं अलग अलग, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो दोनों अलग अलग हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, 2 लाइन्स ब्लैंक लीव कर देते हैं दोनों पैराग्राफ्स के बीच में, तो हमें पता चल जाता है ये दूसरा पैराग्राफ है एंड वो दूसरा। तो इस तरह से हम यहाँ पर हर चीज़ लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि जो कंपनी नेम है वो हम सेंटर में लिखेंगे, यहाँ पर सेंटर अलाइंड होगा। एंड यहाँ पर जो डेट होती है वो लेफ्ट अलाइंड होती है। इसके बाद जो सब्जेक्ट है इसमें आपको कोई इंडेंटेशन नहीं देना। देन जो पैराग्राफ्स हैं इसमें भी कोई इंडेंटेशन नहीं देना। और साथ ही ये जो क्लोजिंग पार्ट होता है यहाँ पर ये भी लेफ्ट साइड में ही लिखा जाएगा लेफ्ट मार्जिन के साथ, और ये राइट साइड में नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ब्लॉक स्टाइल में ध्यान रखना है कि हर चीज़ लेफ्ट मार्जिन से ही स्टार्ट होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टाइल इज सेमी ब्लॉक स्टाइल। सेमी ब्लॉक का मतलब है कि ये कंप्लीट ब्लॉक स्टाइल नहीं है, इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन है। इंडेंटेड स्टाइल और ब्लॉक स्टाइल का कॉम्बिनेशन सेमी ब्लॉक स्टाइल होता है। तो यहाँ पर आप पैराग्राफ में कोई भी इंडेंटेशन नहीं देंगे, मीन्स बॉडी में जितने भी पैराग्राफ हैं उसमें कहीं भी कोई इंडेंटेशन नहीं देना है। देन जब हम बात कर रहे हैं बाकी पार्ट्स की जो लेटर में लिखे गए हैं, लाइक सैल्यूटेशन है या और कुछ चीज़ है, तो वो वैसे ही लिखनी है जैसे हमने इंडेंटेड स्टाइल में लिखी थी। अंडरस्टूड। सो इस तरह से क्या होता है कि एक नीट एंड बैलेंस लुक मिलता है, मतलब ना ही वो पूरा ब्लॉक स्टाइल का रहता है और ना ही वो पूरा इंडेंटेड स्टाइल का रहता है, एक बैलेंस्ड लुक मिल जाता है। एंड पैराग्राफ्स को सेपरेट करने के लिए 2 या 3 लाइंस का स्पेस देना है, ओके।
सो हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी ब्लॉक स्टाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेट लिखी है वो राइट साइड में लिखी है, बिल्कुल इंडेंटेड स्टाइल की तरह। इसके बाद जो सब्जेक्ट लिखा है ये भी इंडेंटेड स्टाइल में ही लिखा है, यहाँ पर इंडेंटेशन यूज किया गया है। इसके बाद जब हमने पैराग्राफ लिखे हैं, मीन्स जब हमने बॉडी लिखी है, तो उसमें जितने भी पैराग्राफ थे वो सब हमने लेफ्ट मार्जिन से ही स्टार्ट किए हैं, जैसे हम ब्लॉक स्टाइल में करते हैं। इसके बाद जो क्लोजिंग पार्ट है वो हमने राइट साइड में लिखा है इंडेंटेड स्टाइल की तरह। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको जो ये पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये लेफ्ट मार्जिन से ही स्टार्ट होगा ब्लॉक स्टाइल की तरह, और बाकी जितने पार्ट्स हैं वो आप किसकी तरह यूज करेंगे, इंडेंटेड स्टाइल की तरह। ओके, सो अभी तक हमने समझा करेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है। जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए कोई भी चैनल या मीडियम यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं करेस्पॉन्डेंस। इसी तरह से हमने समझा बिजनेस करेस्पॉन्डेंस क्या होता है। जब हम बिजनेस से रिलेटेड फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए कोई चैनल या मीडियम यूज करते हैं तो वो होता है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। सो इसी तरह से अब हम पढ़ने वाले हैं ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। सो ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है। ऑफिशियल पर्पस का मतलब है कि ये रिलेटेड होगा गवर्नमेंट या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, तब हम उसे कहेंगे ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। सो इसमें आता है ऑफिशियल वर्क लेटर, एंड साथ ही जो भी वर्क उस ऑफिस में हो रहा है उसमें जो भी काम होंगे वो सभी ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस के थ्रू होते हैं। सो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस में, क्योंकि मेनली हम गवर्नमेंट की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर जितने भी लेटर्स गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फिर उनके डिफरेंट ऑफिसेज के बीच में लिखे जाएंगे उनसे कम्युनिकेशन होगा, या फिर गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस बॉडीज आपस में कम्युनिकेट करें, या फिर सेमी गवर्नमेंट बॉडीज गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करें, मतलब गवर्नमेंट उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो ऐसे सभी लेटर्स किस चीज़ का पार्ट है, ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस का पार्ट है। एंड साथ ही जब अलग अलग गवर्नमेंट, मतलब सपोज करते हैं इंडिया की गवर्नमेंट और अमेरिका की गवर्नमेंट ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस का पार्ट है। देन इंटर गवर्नमेंट, मतलब अगर हमारे इंडिया के ही एक स्टेट के गवर्नमेंट दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रही है, मतलब यहाँ पर जहाँ भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उस कम्युनिकेशन में तो वो होगा ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। मीन्स यहाँ पर हम ऑल ओवर ये कह सकते हैं कि ऐसा करेस्पॉन्डेंस जिसमें ऑफिशियल पर्पस के लिए कम्युनिकेशन होने वाला है। ओके, बिजनेस लेटर्स की तरह ऑफिशियल लेटर्स में भी कोई पर्सनल टच नहीं होता है, ये फ्रेंडली नहीं होते हैं क्योंकि ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स में आपको एक फॉर्मल टोन में ही उस लेटर को लिखना है एंड उसमें फ्रेंडली या पर्सनल टच नहीं देना। और साथ ही जब ये लेटर लिखा जाएगा तो जो भी पर्सन या ऑफिसर जिसकी तरफ से वो लेटर लिखा जा रहा है उसकी डिग्निटी और डेजिग्नेशन उस लेटर में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो, इसी तरह से वो लेटर लिखा जाना चाहिए। एंड जब हम ये लेटर लिखते हैं तो जो हेडिंग है उसके बाद आप फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम का मतलब है कि इसके बाद आपको लिखना है अपना नेम, मतलब जो सेंडर नेम है, एंड एड्रेस, तो इससे पता चलेगा कि ये लेटर कहाँ से आया है। और फिर लिखना है टू, मतलब ये किसके लिए आया है, सो उसमें आप रिसीवर का नेम और एड्रेस लिखते हैं। ओके, सो अलग अलग स्टाइल्स हैं ऑफिशियल लेटर्स लिखने के लिए, अलग अलग लेआउट्स हैं, बट सभी में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि सभी में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको क्लियरली बताना है कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, एंड हर चीज़ करेक्ट होनी चाहिए, वहाँ पर कोई चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, मिसलीडिंग ना हो, एंड कंसाइज वे में बताना है, टू द पॉइंट आपको अपनी बात कहनी है, इधर उधर बात घुमाकर नहीं कहनी है। जो भी बात है, जो भी जिस पर्पज से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उस लेटर में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, so here are the different types of official correspondence: official letters, demi-official letters, office order, circular letters, notifications, press release, resolutions, endorsements, unofficial note, ऑफिस मेमोरेंडम, इसे हम मेमो भी कहते हैं। सो ये सभी अलग अलग टाइप के ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस हैं। इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑफिस मेमोरेंडम, अनऑफिशियल नोट, डेमी ऑफिशियल लेटर्स एंड ऑफिस ऑर्डर के बारे में। सो लेट अस स्टडी देम इन डिटेल वन बाय वन।
सो द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस इज ऑफिस मेमोरेंडम। इसे मेमो या फिर इंटर ऑफिस मेमो भी कहते हैं। इंटर ऑफिस मेमो में मेमो का क्या मतलब है? मेमो का मतलब है एक ऐसा मैसेज जो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखा जाएगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को। यहाँ पर ऑफिस मेमोरेंडम का क्या पर्पस है? इंटर ऑफिस करेस्पॉन्डेंस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यूजुअली सीनियर ऑफिसर्स ड्राफ्ट करते हैं मेमो, एंड किसके लिए ड्राफ्ट करते हैं? अपने सब ऑर्डिनेट्स के लिए, मतलब अपने जूनियर्स के लिए। एंड यहाँ पर होता है उनका नेम, जो ओरिजिनेट कर रहे हैं, मतलब जिस सीनियर ऑफिसर ने ये ड्राफ्ट किया है उनका नेम होगा, एंड जिस पर्सन के लिए ये लिखा जा रहा है उसका नेम होगा, एड्रेस होगा, और साथ में डेट ऑफ इशू भी होगी। देन सब्जेक्ट होगा, मतलब किस टॉपिक पर ये मेमो लिखा जा रहा है, एंड देन बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब वहाँ पर जो भी बॉडी है वो। ये सभी पार्ट्स होते हैं ऑफिस मेमोरेंडम के। ओके, मेमोरेंडम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला है ये थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा एंड डायरेक्ट स्टाइल होगा। यहाँ पर कोई सैल्यूटेशन या सब्सक्रिप्शन नहीं होगी। मीन्स यहाँ पर आपको इस तरह से कोई सैल्यूटेशन नहीं देना है, डियर सर, डियर मैम, ऐसे कोई सैल्यूटेशन नहीं देना है। और सब्सक्रिप्शन का मतलब है जो आप लिखते हैं, लाइक योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ये भी नहीं लिखना है। ओके, देन यहाँ पर जो एड्रेसी है, मीन्स जिसको ये मेमोरेंडम जिसके लिए लिखा जा रहा है उसका एड्रेस कहाँ पर लिखा जाएगा? लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर में, सिग्नेचर के बाद, मतलब सबसे लास्ट में लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। देन इट कंटेन्स ईदर द नेम और द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर साइनिंग द लेटर। मीन्स जो जिस भी ऑफिसर ने ये मेमो लिखा है वो उनका नेम या फिर उनका डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, सो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। सबसे पहले यहाँ पर अपर लेफ्ट कॉर्नर में नेम एंड एड्रेस ऑफ डिपार्टमेंट लिखा जाएगा, इसके बाद मेमो नंबर एंड उसकी डेट। देन यहाँ पर आपको सेंटर में हेडिंग लगानी है मेमोरेंडम, इसके बाद स्पेस लीव करना है, एंड देन यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आप यहाँ पर बता रहे हैं कि ये मेमोरेंडम किस लिए लिखा जा रहा है। देन यहाँ पर होगी बॉडी, इसमें एग्जैक्टली जो भी आपको डिटेल्स मेंशन करनी है वो यहाँ पर लिखेंगे, और ये थर्ड पर्सन में लिखी जाएगी। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं विद रेफरेंस टू हर। तो यहाँ पर ये हर क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये थर्ड पर्सन में लिखा गया है। ओके, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड इसके बाद जब हमने यहाँ पर ये क्लोज किया है तो यहाँ पर ना ही आपको कोई सब्सक्रिप्शन लिखना है, और आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं हमने कोई सैल्यूटेशन भी नहीं लिखा है, तो सैल्यूटेशन भी नहीं लिखना है, और ना ही योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी ऑफिसर उसे लिख रहे हैं उनका नेम या फिर उनकी डेजिग्नेशन लिखनी है। तो यहाँ पर हमने लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये है एड्रेसी का नेम, मींस जिसके लिए ये मेमोरेंडम लिखा जा रहा है उसका नेम और एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, इस तरह से आपको लिखना है ऑफिस मेमोरेंडम। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस इज ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर से वही इशू कर सकते हैं जिनके पास ये ऑथोरिटी है कि वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकते हैं। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो इशू कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है। यहाँ पर जैसे वर्किंग आवर्स चेंज करने हैं, या फिर वार्निंग लेटर देना है, या फिर किसी को लीव ग्रांट करनी है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, इन सभी के लिए जो भी ऑर्डर्स देने हैं वो ऑफिस ऑर्डर्स होते हैं। ये बेसिकली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मीनिंग है कि यहाँ पर एक सीनियर अथॉरिटी आपको ये लेटर लिखेगी एंड जो जूनियर्स हैं उनके लिए ये लेटर होता है, तो इसलिए हमने इसे बोला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देन ये पीरियोडिकली इशू किए जाते हैं, मतलब ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है कि हमें किस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। लाइक अगर बिल्कुल स्टार्ट है फाइनेंशियल ईयर का तो उसमें हमें क्या कम्युनिकेशन देनी है, देन उसके बाद मिड ऑफ द ईयर में हमें क्या कम्युनिकेशन देनी है। तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन का जो भी सीक्वेंस है वो पहले से डिसाइडेड होता है। एंड जो कॉपी है वो भी फॉरवर्ड की जाती है बाकी डिपार्टमेंट्स या ऑफिसर्स को, एंड इस चीज़ को मेंशन किया जाता है उसी ऑफिस ऑर्डर में कि ये कॉपी किस किस को फॉरवर्ड करनी है, एंड ये भी थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा। ओके,
देन हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस ऑर्डर। सबसे पहले डिपार्टमेंट का नेम एंड एड्रेस मेंशन करेंगे अपर लेफ्ट कॉर्नर पर। इसके बाद ऑफिस ऑर्डर का नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन राइट साइड में डेट मेंशन करेंगे। यहाँ पर सेंटर में हेडिंग लगाएंगे ऑफिस ऑर्डर। इसके बाद स्पेस लीव करते हुए अब बॉडी को स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर भी कोई सैल्यूटेशन नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस चीज़ के लिए लिखा गया है, ऑफिस ऑर्डर ट्रांसफर के लिए, ठीक है। यहाँ पर जब ये कंप्लीट हो जाएगी बॉडी, इसके बाद अगेन आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, इस तरह से कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर डायरेक्टली आप डेजिग्नेशन लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद स्पेस लीव करेंगे। अब लेफ्ट साइड में आप ये बताएंगे कि ये इसकी कॉपी किस किस को फॉरवर्ड करनी है। आप यहाँ पर लिखेंगे कॉपी टू, देन कॉलन लगाएंगे और फिर यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स उनको फॉरवर्ड करनी है उनका नेम और उनका सेक्शन या फिर उनका जो भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, इस तरह से लिखते हैं ऑफिस ऑर्डर। Then next type of official correspondence is DO letter, means demi official letter। ये written भी हो सकते हैं, typed भी हो सकते हैं एंड ये पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे। ये पर्सनल लेटर हेड्स पर लिखे जाएंगे एंड यहाँ पर इसको लिखने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। लाइक अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ओपनली सर्कुलेट नहीं करनी है एंड सिर्फ हाई पोजीशन के ऑफिसर्स के बीच में ही वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, तो इसके लिए ये लेटर्स लिखे जा सकते हैं। या फिर अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अटेंशन चाहिए तो उसके लिए ये लेटर्स लिखे जा सकते हैं। या फिर अगर किसी स्पेसिफिक मैटर पर क्विक डिसीजन चाहिए स्पेसिफिक पर्सन से, तो उस केस में भी ये लेटर्स लिखे जा सकते हैं। हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ DO लेटर। यहाँ पर सबसे पहले डिपार्टमेंट का नेम एंड एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ऑफिसर इस लेटर को लिख रहे हैं उनका नेम एंड डेजिग्नेशन यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे DO नंबर, मींस रेफरेंस नंबर, एंड इसी लाइन में राइट साइड डेट लिखनी है। देन इसके बाद सैल्यूटेशन, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आएगा, ओके। इसके बाद जब बॉडी लिखी जाएगी तो बॉडी आई मतलब फर्स्ट पर्सन को यूज करते हुए लिखनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर आई लिखेंगे, वी नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पर जब क्लोजिंग में आएंगे तो सबसे पहले एक रिस्पेक्टफुल फ्रेज जैसे विद वार्म रिगार्ड्स इस तरह से लिख सकते हैं एंड फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है। फिर सिर्फ अपना नेम मेंशन करेंगे और यहाँ पर डेजिग्नेशन दोबारा मेंशन नहीं करनी है, ओके। फिर यहाँ पर लास्ट में लिखा जाता है जो रिसीवर हैं उनका नेम और उनकी डेजिग्नेशन, ठीक है। जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ डिपार्टमेंट। उसके बाद जो ऑफिसर उस लेटर को लिख रहे हैं उनके नेम एंड डेजिग्नेशन। देन यहाँ पर रेफरेंस नंबर और डेट लिखने हैं। रेफरेंस नंबर को DO नंबर की तरह लिखते हैं। देन सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जो भी ऑफिसर जिनको ये लेटर लिखा जा रहा है उनका पर्सनली नेम मेंशन करना है। देन यहाँ पर DO लेटर फर्स्ट पर्सन में लिखा जाएगा, मींस वहाँ पर आई यूज करना है, वी यूज नहीं करना है। एंड रिस्पेक्टफुल फ्रेजेस यूज कर सकते हैं जब एंड करेंगे, मतलब जब क्लोजिंग पार्ट आएगा तब वहाँ पर विद काइंड रिगार्ड्स, विद बेस्ट रिगार्ड्स, ये सब यूज कर सकते हैं। एंड फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर योर सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, सिंसियरली इस तरह से लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए। सिग्नेचर लाइन के लिए ऑफिसर सिर्फ अपना नेम ब्रैकेट्स में लिख देंगे, वहां पर डेजिग्नेशन मेंशन नहीं करनी है। एंड उसके बाद नेम ऑफ द एड्रेस लिख देंगे, मींस जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है, ओके। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस इज ऑफिस नोट। ऑफिस नोट इसे इंटर डिपार्टमेंटल नोट या फिर अनऑफिशियल नोट भी कहते हैं एंड ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब है ऐसे डिपार्टमेंट्स या फिर ऐसे ऑफिसर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है जो ऑलमोस्ट इक्वल रैंक पर हैं। उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मींस सेम लेवल पर हो रहा है एंड इसलिए हमने इसे कहा है इंटर डिपार्टमेंटल नोट। एंड यहाँ पर ये नोट्स सर्कुलेट किए जाते हैं सजेशंस के लिए, एडवाइस के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने व्यूज़ एंड कमेंट्स देने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, देने के लिए ये सभी नोट्स सर्कुलेट किए जाते हैं, ओके।
ऑफिस नोट को सर्कुलेट करने का क्या रेफरेंस है, मतलब हम वहाँ पर किससे सजेशन लेना चाहते हैं, किस टॉपिक पर लेना चाहते हैं, ये रेफरेंस हम या तो उसी नोट पर लिख सकते हैं, जो ये ऑफिस नोट है इसी नोट पर हम ये रेफरेंस लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सजेशंस चाहिए, कमेंट्स चाहिए, या फिर कौन से डिपार्टमेंट से चाहिए, या फिर अगर हमें और डिटेल में बताना है कि हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से इस पर्टिकुलर टॉपिक पर सजेशंस चाहिए, तो हम उसके बारे में एक इंडिपेंडेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट भी बना सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये खुद को एक्सप्लेन करेगा, उसमें सारी डिटेल मेंशन्ड होगी कि हमें कौन से डिपार्टमेंट से कौन सी इंफॉर्मेशन किस टॉपिक पर चाहिए। तो इसलिए हमने कहा है इंडिपेंडेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट, ये खुद को एक्सप्लेन करेगा। ओके, या फिर अगर हमें ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम उसी ऑफिस नोट पर मेंशन कर सकते हैं कि हम सभी के सजेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड सभी जल्दी से जल्दी सबमिट करें। ओके, देन जो सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का पार्ट होता है वो यहाँ पर ऑफिस नोट में इंक्लूडेड नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपको यहाँ पर कोई सैल्यूटेशन, कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज नहीं करना है एंड आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है यहाँ पर ऑफिस नोट के लिए जो मेमो फॉर्मेट में यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस नोट। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है मेमो फॉर्मेट, वो एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी नहीं किया गया है, थोड़ा डिफरेंट है एंड इसी वजह से ये ऑफिस नोट है। अदरवाइज तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा ऑफिस नोट और मेमो फॉर्मेट में। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मेट सिमिलर है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप कॉर्नर में हमने लिखा है डिपार्टमेंट का नेम, फिर बॉडी लिखी है, बॉडी में सभी डिटेल्स मेंशन करेंगे कि हम किस चीज़ के बारे में सजेशंस या एडवाइस क्या मांग रहे हैं, वो सभी चीज़ें प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे। एंड देन बॉडी कंप्लीट होने के बाद, स्पेस लीव करने के बाद यहाँ पर साइन करेंगे ब्रैकेट में और फिर अपनी डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे। फिर जिसके लिए भी ये लेटर है उन सभी का यहाँ पर मेंशन कर देंगे उनके पोजीशंस, डेजिग्नेशंस लाइक ऑल हेड और टीचर इंचार्जेस। एंड देन यहाँ पर रेफरेंस नंबर देंगे। यूओ नंबर मतलब हमने डिस्कस किया था ऑफिस नोट को हम अनऑफिशियल नोट भी कह रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है यूओ नंबर। ठीक है, देन यहाँ पर डेट भी लिखेंगे एंड इस तरह से आपको लिखना है ऑफिस नोट। ओके, so I hope this is clear to you. If you have any doubts you can ask me in the comment section, and that was all for today. With this we have completed chapter 1 correspondence. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.